जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति। आज हम लोग यूपीपीजीटी एग्जाम 2005 का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर बट मोर ऑफ रेवरेंस इन अस ड्वेल इन विच पोएम ऑफ टेनिसन डू वी फाइंड द अबव कोटेड लाइंस। ये जो लाइन है हमारे टेनिसन जी के कौन से पोएम से ली गई है? उलिसिस मोर्टिड अर्थ इन मेमोरियम टॉक्सली हॉल। राइट आंसर इज इन मेमोरियम। इन मेमोरियम से ली गई है। एज वी नो इन मेमोरियम क्या है? एलेजी है, ठीक है, जो कि टेनिसन जी ने लिखी है। किसके लिए लिखी है? आर्थर हलम जी के लिए, ठीक है। तो दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम इन मेमोरियम रिटन बाय टेनिसन इन मेमोरी ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर हेनरी हलम। तो आर्थर हेनरी हलम के लिए उन्होंने उनकी यादों में उन्होंने लिखी थी टेनिसन जी ने इन मेमोरियम। ओके, इट्स एन एलेजी। ठीक, और इससे लाइन दी गई, लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर बट मोर ऑफ रेफरेंस इन अस वेल। ओके, नेक्स्ट, हु इज द मोस्ट क्यूरियस कैरेक्टर इन फैगन्स डांस इन डिकेंस ओलिवर ट्विस्ट। आपका क्यूरियस कैरेक्टर कौन है फैगन्स डांस का? इट इज ओलिवर ट्विस्ट। चार्ल्स डिकेंस जी का लिखा हुआ ओलिवर ट्विस्ट है। इसमें क्यूरियस कैरेक्टर किसे कहा गया है? ठीक है, रॉजर साइडिंग, बेट्स, बिल साइक्स। राइट आंसर इज बिल साइक्स। चार्ल्स डिकेंस रिफ्लेक्टेड ऑन द सोशल इश्यूज प्रिवेल्ड इन विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज में जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स उसे चार्ल्स डिकेंस जी ने दर्शाया है। ही रोट फॉर द कॉज ऑफ सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड डाउन स्टूडेंट। उन्होंने जितने भी सोशल अपलिफ्टमेंट, जितने भी ऊंच नीच हुए हैं सोसाइटी में, उन सबको पुअर पीपल के साथ दर्शाया है, ठीक है। तो ऑलिवर ट्विस्ट जो है एक सोशल प्रॉब्लम्स को रिफ्लेक्शन दे रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारे कैरेक्टर फैगिन है एक तो, और इसमें क्यूरियस कैरेक्टर एक और है कि बिल साइक। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द कैरेक्टर ऑफ जॉन फॉलस्टॉप शेक्सपियर हेनरी फोर्थ। तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन पूछा है कि कौन है, मीन्स क्या है बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द कैरेक्टर जॉन फॉलस्टॉप। जॉन फॉलस्टॉप जो हेनरी फोर में है, उसका कैरेक्टर कैसा है? How will you explain? Okay, simple, complex, novice, caricature. The right answer is caricature means humorous. Okay, थोड़ा हंसी टाइप आए। ओके, तो जॉन फॉलस्टॉप जो है शेक्सपियर का हेनरी फोर एक फिकल प्ले है, ठीक है। तो इसमें जॉन फॉलस्टॉप को कैसा दर्शाया है? थोड़ा हंसाने टाइप, फनी टाइप। ओके, दैट इज कैरिकेचर। हेनरी फोर इज a historical play and throws light on the significant historical events. जितने भी हिस्ट्रिकल इवेंट्स उसे अच्छी तरह रिफ्लेक्ट किया है। ओके, शेक्सपियर प्रोजेक्टेड द कैरेक्टर जॉन फॉलस्टॉप फॉर ह्यूमरस पर्पस इन दिस प्ले। तो फॉलस्टॉप जो है इसे हंसाने के लिए इन्वॉल्व किया गया इस प्ले में, ठीक है। बीच बीच में वो आकर अपनी फनी मोमेंट्स को दिखाएगा, जिससे हम लोग जो व्यूअर्स है थोड़े थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट होंगे, थोड़ी बहुत हंसेंगे, ठीक है, थोड़ी बहुत मोटिवेट होंगे, इसलिए फॉलस्टॉप को दर्शाया है। नेक्स्ट, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द कैरेक्टर्स वॉल्टमैन एंड कॉर्लिनस अपीयर। शेक्सपियर जी का कौन से प्ले में वॉल्टमैन एंड कॉर्लिनियस जो है एज ए कैरेक्टर प्रेजेंट किया है? एंड द ऑप्शन आर मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट, मच एडू अबाउट नथिंग, मैकबेथ। द राइट आंसर इज मच एडू अबाउट नथिंग। मच एडू अबाउट नथिंग जो उनका वर्क है, प्ले है, इसमें वॉल्टमैन कॉर्लिनियस कैरेक्टर था, ठीक है। द कैरेक्टर्स वॉल्टमैन एंड कॉर्लिनियस appeared in the play Much Ado About Nothing. Portia and Shylock are the main characters in Merchant of Venice, okay, and Hamlet and Claudius and Ophelia are the key characters in Hamlet, okay. तो मैंने आपको एक साथ तीनों के लिए बता दिया है। कैरेक्टर्स जो हैं आपके वॉल्टमैन एंड कॉर्लिनियस, ये आपका किस में है? मच एडू अबाउट नथिंग, ओके। नेक्स्ट, पोर्शिया और शाइलॉक जो है ये किस में है? मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। अगेन हैमलेट, क्लॉडियस एंड ऑफिलिया, ये तीनों किस में है? हैमलेट में है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मच एडू अबाउट नथिंग, जो कि शेक्सपियर जी ने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट, किड्स पोएट्री इज abundantly and enchantingly sensuous. Who has made this comment about the poetry of Keats? कीट्स की जो पोइट्री है बहुत ही ज़्यादा सेंसुअस है। ये बातें किसने कही थी? मैकेनल, गैरॉड, मिडिल्टन मरी एंड ऑलिवर एटल्टन। तो किड्स की जो पोइट्री बहुत सेंसुअस होती है, ठीक है, ये बातें किसने कही थी? एंड द राइट आंसर इज मैथ्यू अर्नल्ड। अर्नल्ड जी ने कही थी। किसमें? एसेज इन क्रिटिसिज्म, जो उन्होंने लिखी है एसेज इन क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो अर्नल्ड जी ने एसेज इन क्रिटिसिज्म में कही थी कि कीट्स की पोइट्री क्या है? बहुत ही ज़्यादा सेंसुअस है, ब्यूटी है, ठीक है, ब्यूटी को बहुत दर्शाते हैं। ये सारी बातें अर्नल्ड जी ने कही, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो नाइटिंगेल डिड एवर शॉन more welcome notes to weary band of travelers of shady horn among Arabian sands. Where from the above quoted lines of Wordsworth? वर्ड्सवर्थ का ये कोटेशन है, कहाँ से ली गया है, कहाँ से लिया गया है? Solitary Reaper, Ode to Nightingale, the Cuckoo, to Skylar. The right answer is Solitary Reaper. देखिए यहाँ पे नाइटिंगेल है तो आप ये मत सोचिए कि Ode to Nightingale से ही आंसर होगा, ठीक है। No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers of shady horn among Arabian sands. ठीक है, तो ये जो है सॉलिटरी रीपर की है लाइन है। ओके, प्लीज आंसर टेकन फ्रॉम द सॉलिटरी रीपर पोएम इन विच द पोएट शोज द नेचर इज सिंपैथेटिक टू द बॉय इन हिज सफरिंग। इसमें बता रहा है कि नेचर क्या है, उस बॉय से बहुत ज्यादा दयालु टाइप है, ठीक है, जब वो दुख में था। Wordsworth was a great romantic poet and every trait of romanticism can be seen in this poetry. तो सॉलिटरी रीपर से ली गई ये पोएम, ये लाइनिंग। ओके, नेक्स्ट, in which poem does Walt Whitman make a reference to Suez Canal and wire line across the Atlantic? तो कौन से पोएम में उन्होंने रेफरेंस दिया स्विस कैनल का और अटलांटिक का, ठीक है। तो दैट्स एंड ऑप्शन ओ कैप्टन माय कैप्टन पैसेज टू इंडिया और माय लाइकनेस प्रेयर्स ऑफ कोलंबस, एंड द राइट आंसर विल बी पैसेज टू इंडिया। ओके, पैसेज टू इंडिया जो उनका वर्क है, इसमें उन्होंने अटलांटिक और स्विस कैनल के बारे में रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। Which of the following is the first poem of Eliot's first published volume of verse? तो इलियट जी का पहला पब्लिश्ड वॉल्यूम ऑफ वर्स कौन सा है? वेस्टलैंड, हॉलो मैन, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक, हिरोनशन, एंड द राइट आंसर इज द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक। ओके, इन द पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक, इलियट रोट मैड एवरीथिंग न्यू एंड कंपेल्ड मॉडर्न राइटर्स टू थिंक इन टू ए न्यू वे। तो इन्होंने टोटल न्यू तरीके से लिखा था लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक। ओके, तो ये 1915 में पब्लिश हुई थी, तो ये इनको इसे फर्स्ट माना जाता है, फर्स्ट पब्लिश वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। ओके, इसमें एक अल्फ्रेड प्रूफॉक जो है वेल हेडेड है और वो अपनी लव से मिलने जा रहा है, तो इसमें वो अपनी वही जर्नी को बता रहा है कि उससे कैसा फील होगा, कैसा फील हो रहा है, वो गंजा है, उसे पसंद करेगी नहीं करेगी, तो दैट टोटली डिस्क्राइब किया हुआ है, दैट इज लव सॉन्ग, ठीक है। तो उसमें प्रूफॉक ने इसमें गाने गाते हुए अपने बारे में बताया है, अपनी फीलिंग्स को दर्शाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म ऐसे इज द डेरिवेटिव ऑफ द फ्रेंच रूट एसे, व्हिच मीन्स, ऐसे जो वर्ड है डिराइव हुआ है फ्रेंच रूट से, दैट इज ऐसे। इसका मीनिंग क्या है? टू कंपोज, टू गो ऑन ए वर्क, टू ट्राई, एक्सप्रेस। राइट आंसर इज टू ट्राई। ऐसे मीन्स टू ट्राई। ओके, द फ्रेंच word essay means to try. Essay is a short composition in prose in which a person or writer discusses a matter and expresses the point of view. Okay, तो इसका मतलब होता है to try. Okay, next, Matthew Arnold's Rugby Chapel commemorates, अर्नल्ड जी का जो रग्बी चैपल है, इसमें क्या दिखाया है? द डेथ ऑफ हिज फादर, डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, डेथ ऑफ ए गर्ल, डेथ ऑफ हिज रिलेटिव, एंड राइट आंसर इज डेथ ऑफ हिज फादर। अर्नल्ड जी का जो रग्बी चैपल है, एक एलेजी है जिसमें उन्होंने अपने फादर को मृत्यु के बारे में दर्शाया है, ठीक है। तो अर्नल्ड रोट एन एलेजी टू कमेमोरेट द डेथ ऑफ हिज फादर। इट इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री इन व्हिच इज यूज्ड टू लैमेंट द रिलेटिव्स। ओके, नेक्स्ट, हु हैज रिटन द एसे द थ्री बेंचर्स ऑफ द इनर टेम्पल? किसने लिखी है? हेज़लिट, बैकन, चार्ल्स लैम, मैथ्यू आर्नल्ड। राइट आंसर इज चार्ल्स लैम। चार्ल्स लैम ने लिखी है द थ्री बेंचेस ऑफ द इनर टेम्पल। ओके, he wrote a number of essays which are known as Estevilla. All his essays contain an autobiographical element. Okay, तो उनकी जितनी भी essays है, इस Estevilla जो कलेक्शन है, इसमें उन्होंने अपनी लाइफ की ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने ऐसे लिखी है द बेंचेस ऑफ द इनर टेम्पल। ऐसे दैट मीन्स आप ऐसे समझ जाइएगा चार्ल्स लैम जी का। ओके, नेक्स्ट, अर्नेस्ट हेमिंगवेज मैन एट वॉर इज, हेमिंगवे जी का जो मैन एट वॉर है क्या है? नॉवेल है, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, ऐसे है, ऑटोबायोग्राफी है? द राइट आंसर इज एन ऐसे। हेमिंगवे जी का जो मैन एट वॉर है क्या है? एक ऐसे है। ओके, हेमिंगवे वाज एन अमेरिकन राइटर, हिज ऐसे मैन एट वॉर वाज पब्लिश्ड ऑन October 22, 1942। ठीक है, नेक्स्ट, the analogy was that of the catalyst when the two gases previously mentioned are mixed in the presence of a filament of platinum, they form sulfurous acid. This acid contains no trace of platinum and the platinum itself is apparently unaffected, has remained inert, neutral and unchanged. The mind of the poet is the shred of the platinum. The above lines are an extract from T.S. Eliot's essay. T.S. Eliot जी का जो जितनी बड़ी लाइन है एलिमेंट्स को लेकर जो उन्होंने बताया है, तो T.S. Eliot जी का कौन सा ऐसे से लिया गया है? Hamlet and his problems, the perfect critic, the imperfect critic, tradition and individual talent. Right answer is tradition and individual talent. ये उनका वर्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये,
CH3H जी का ऐसे जिसमें ये एलिमेंट के बारे में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, जब दो गैस जब मिक्स होता है तो उसमें प्लैटिनम एक एलिमेंट है, इसका फिलामेंट बना हुआ है। ठीक है, तो उसे जब मिक्स किया जाता है इसके प्रेजेंस में, तो फिलामेंट जो है प्लैटिनम, उसको कोई इफेक्ट ही नहीं होता, जैसा था वैसे ही रहता है, न्यूट्रल रहता है। सेम वे प्लैटिनम जो जैसे न्यूट्रल रहता है, वैसे फ्लॉयड का माइंड भी न्यूट्रल रहता है, बात को कहा है। ठीक है, तो इलियट जी ने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में ये बात की। ठीक है, एलिमेंट के बारे में, प्लेटिनम के बारे में। ओके, नेक्स्ट, पॉइंटेड फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, द प्लॉमैन होमवर्ड फ्लॉज हिज वेरी वे, द प्लॉमैन होमवर्ड फ्लॉज हिज वेरी वे, लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन, ट्रांसफर्ड एपिथेट, हाइपरबोल। द राइट आंसर इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या है? एक्चुअली एपिथेट, ट्रांसफर एपिथेट क्या है? इट्स इन दिस फिगर ऑफ स्पीच एन एपिथेट इज ट्रांसफर फ्रॉम इट्स पावर वर्ड टू अनदर, ट्रांसफर हो रहा है इसमें पावर। ठीक है, फ्रॉम वन वर्ड टू अनदर वर्ड दैट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द सेंटेंस। हियर द वर्ड weary, weary, ये जो वर्ड है weary हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लॉमैन टू द वे। ठीक है, ये जो weary है ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम प्लॉमैन टू द वे में चला गया। प्लॉमैन बहुत weary हो गया था, बाद में वो रास्ते में चला गया, weary ऑन द वे। ओके, इसीलिए ट्रांसफर एपिथेट होगा। ओके, नेक्स्ट, to which character in Shakespeare's Hamlet does the following description apply? The tedious vizier who middles his way to his doom. तो ये जो कोटेशन है, ये जो कोटेशन है, इसमें कौन से कैरेक्टर को दर्शाया गया है, कौन से कैरेक्टर ने करी है? शेक्सपियर जी के हैमलेट की है। ठीक है, तो इसमें किसके डिस्क्राइब करते हुए कहा है? क्लॉडियस, हैमलेट, पोलोनियस, रोसेनक्रेंस। राइट आंसर इज क्लॉडियस। क्लॉडियस को इसमें, इस कैरेक्टर में क्लॉडियस को कहा ये लाइन, द टीडियस Ezekiel who middles his way to his doom. This Claudius murders the father of Hamlet. Claudius, आप सबको पता है कि क्लॉडियस ने क्या किया था? हेमलेट के फादर को मार दिया था, मर्डर कर दिया था, एंड मैरिज हिज मदर, उसकी मदर से शादी कर ली थी। एट लास्ट बोथ हेमलेट एंड क्लॉडियस फाइट विद ईच अदर एंड आर किल्ड, एंड फाइनली दोनों आपस में झगड़ा करते हैं और मर जाते हैं। Thus this statement applies to Claudius. इसलिए स्टेटमेंट जो है क्लॉडियस को अप्लाई होता है, द टीडियस विज़ाकर who middles his way to his doom। ठीक है, कि दोनों बाद में झगड़ा करते हैं, लास्ट में मर जाते हैं, तो ये कैरेक्टर क्या होगा? क्लॉडियस को अप्लाई होगा। ओके, नेक्स्ट, हु रोट सोहराब एंड रुस्तम? सोहराब एंड रुस्तम किसने लिखी है? वर्ड्सवर्थ, स्विनबर्न, अर्नल्ड टेनिसन। एंड द राइट आंसर इज अर्नल्ड, माथ्यू अर्नल्ड ने लिखी है सोहराब एंड रुस्तम। अर्नल्ड वाज द विक्टोरियन पोएट, आप सबको पता है, ही वाज द विक्टोरियन पोएट हु रोट दिस लॉन्ग पोएम। ओके, बहुत लंबी पोएम है जिसे लिखा है अर्नल्ड जी ने। इन दिस पोएम सोहराब इज डिस्क्राइब्ड एज अ ब्रेव बॉय, इसमें सोहराब को एक ब्रेव बॉय की तरह दर्शाया है। ठीक है, रिफ्लेक्ट किया है। नेक्स्ट, हु प्रेज शेक्सपियर दस? शेक्सपियर किसने प्रेज किया है? अदर सर्वाइव आवर क्वेश्चंस दो आर फ्री, वी आस्क एंड आस्क दो स्माइल्स एंड आर्ट स्टिल। डॉक्टर जॉनसन, अर्नल्ड, कॉलेरिज, टी.एस. इलियट। द राइट आंसर इज अर्नल्ड। अर्नल्ड जी ने क्रिटिसाइज किया है शेक्सपियर को, ये कहते हुए कि अदर सर्वाइव आवर क्वेश्चंस दो आर फ्री, वी आस्क एंड आस्क दो स्माइल्स एंड आर्ट स्टिल। Arnold praised Shakespeare through these lines written in the poem on Shakespeare. ये लाइन उन्होंने कहाँ लिखी थी? ऑन शेक्सपियर में। ठीक है, हु स्टेट्स इन द पोएम ऑफ द सेम नेम? पीबी शैली, दैट इज पर्सी बायशी शैली। पीबी शैली का फुल नेम क्या है? पर्सी बायशी शैली। आर्थर हर क्लब, आर्थर हलम, एडवर्ड किंग। द राइट आंसर इज आर्थर हर क्लब। आर्थर हर क्लब वॉज द बॉजम फ्रेंड ऑफ मैथ्यू अर्नल्ड। आप सबको पता है थीसिस किसने लिखा है? अर्नल्ड ने लिखा है, और आर्थर हर क्लब जो था उनका बहुत अच्छा फ्रेंड था। ठीक है, his sudden death involved Arnold to write this elegy. It's an example of pastoral elegy. Okay, तो ये क्या है? elegy. Next, which of the following novels of Dickens was left unfinished? कौन सा अधूरा छूट गया था डिकेंस जी का? A Tale of Two Cities, Bleak House, The Mystery of Edwin Drood, The Old Curiosity Shop. And the right answer is Mystery of Edwin Drood. एडविन ड्रूड जी का जो ये है नॉवेल है, सॉरी, ये उनका अधूरा छूट गया था। ठीक है, Dickens was a Victorian novelist who brought unrest and miserable conditions of the down spirit into light. Okay, next, Lizzie Musical's poem Background Casually reflect. Background Casually जो है क्या रिफ्लेक्ट करता है? His feeling alienation, his love for rural life, his love for religion, none of the above. The right answer is his love for religion. Musical जी का जो बैकग्राउंड कैजुअली है, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? रिलीजन को प्रति विश्वास। ओके, ही वॉज बॉर्न इन मुंबई 1924 में उनका जन्म हुआ था। ओके, ही इज अ जीव, वो एक जीव थे, एंड ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ रियलिज्म। ठीक है, हिज
poem background casually throws light on his love for religion. Okay, next. Point out the figure of speech in the following: life, sorrow, sit and weep. Personification, simile, fun, oxymoron. The right answer is personification. ठीक है, लाइफ, सॉरो, सिट एंड वीप एक सच है, ठीक है, ट्रूथ है कि दर्द में इंसान क्या करते हैं, जिंदगी रुलाती है, ठीक है, सो दैट इज पर्सनिफिकेशन. नेक्स्ट, फ्रेडरिक हेनरी द हीरो ऑफ हेमिंगवेज नॉवल ए फेयरवेल टू आर्म्स द ड्राइवर इन. तो फ्रेडरिक हेनरी जो है हेमिंगवे का नॉवल जो है फेयरवेल टू आर्म्स, इसमें एक ड्राइवर था. किसका ड्राइवर था? इटालियन आर्मी, ब्रिटिश आर्मी, अमेरिकन आर्मी, जर्मन आर्मी. राइट आंसर इज इटालियन आर्मी. फ्रेडरिक हेनरी जो था वो कैरेक्टर था किसका? फेयरवेल टू आर्म्स. ओके, और वो इटालियन आर्मी का ड्राइवर था. ओके, द हीरो फ्रेडरिक हेनरी वाज द नेटिव ऑफ अमेरिका एंड ही ड्रॉव एम्बुलेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इटली. इज द हीरो ऑफ फेयरवेल टू आर्म्स. द हीरो कौन है? फ्रेडरिक हेनरी. ओके, ये हीरो भी है, एट द सेम टाइम ये ड्राइवर है कहाँ का? इटालियन आर्मी. ठीक है, जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब इटाली में चल रहा था तब वो एम्बुलेंस का था. ठीक है, नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ अनवैंक्विश्ड. अनवैंक्विश्ड जो है किसका ऑथर? ऑथर कौन है? स्कॉट फिट्जगेराल्ड, ओ हेनरी, हेनरी सिंक्लेयर लेविस, विलियम कर्टबर्ट फॉकनर. अनवैंक्विश्ड जो है फॉकनर. यस, एंड द राइट आंसर इज फॉकनर. फॉकनर वाज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट. आप सबको पता है अमेरिकन नॉवलिस्ट है फॉकनर थी, जिन्होंने अनवैंक्विश्ड लिखी थी. ही वाज बोर्न इन न्यू अल्बनी, मिसिसिपी इन 1897 उनको जन्म हुआ था. ठीक है, तो बर्थ वगैरह आप अच्छे से देख लीजिएगा, सबको याद रखिएगा. नेक्स्ट, Santiago is the hero of Hemingway's novel, for whom the bell tolls, the old man and sea, farewell to arms, sun also rises. Right answer is the old man and the sea. Santiago किसका हीरो था? ओल्ड मैन एंड सी. इसकी वजह से हेमिंगवे जी को 1954 में अवार्ड भी मिला था. ओके, ओल्ड मैन एंड द सी इज ए नेचुरलिस्टिक नॉवल. एक नेचुरलिस्टिक नॉवल है. ठीक है, एंड ही फुलफिल्ड ए ग्रेट प्रॉमिस एज द राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. ओके, 1954 में नोबेल प्राइज मिला था फॉर ओल्ड मैन एंड सी. ओके, ये 1952 में लिखा गया था एंड 54 में अवार्ड मिला था. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ द रेस ऑफ नेसी मेक्सिकन. का रेस का क्या था? बेन इजराइल, इंडियन क्रिश्चियंस, ड्राविडियन, लैटिन अमेरिकन. राइट आंसर इज नेसी मेक्सिकन जी का ओरिजिन क्या था? रेस क्या था उनका? आप सबको पता है वो ज्यूज थे. ठीक है, तो क्या होगा? बेनी इजराइल. ठीक है, जब ओरिजिन ऑफ रेस पूछा जाएगा तो ओरिजिन क्या होगा? बेनी इजराइल. ओके, in which year did Robert Frost sell his farm in New England and move to England? Robert Frost का अपना सब कुछ बेच कर इंग्लैंड चले गए थे और फिर रह गए थे. ठीक है, 1910, 1911, 1912, 1913. The right answer is 1912. 1912 में he sold his farm and went to England and where he settled with his family. आप फैमिली के साथ सेटल हो गए थे इंग्लैंड में. ओके, नेक्स्ट, who has called Shelley perfect singing god? Swinburne, Morris, Arnold, Brooke. राइट आंसर इज अर्नल्ड. अर्नल्ड जी ने कही थी शैली जी को एक परफेक्ट सिंगिंग गॉड. ओके, नेक्स्ट, मोनू इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ मुल्कराज आनंद नॉवल. कौन सा नॉवल था जिसमें मोनू सेंट्रल कैरेक्टर था? कूली, अनटचेबल, टू लीव्स एंड बर्ड, द विलेज. राइट आंसर इज कूली. कूली में मोनू जो है सेंट्रल कैरेक्टर था. ये क्वेश्चन सेम आपको 2003 में भी पूछा गया था. तो पूछा था कि कूली का जो सेंट्रल कैरेक्टर कौन सा है, इसमें ऑप्शन था मोनू, में उल्टा कर दिया है ना, इसमें आपको नॉवल का नाम बता, तो फुल ही होगा. ओके, मुल्कराज आनंद वाज अ नॉवलिस्ट. थ्रू हिज नॉवेल्स ही थ्रू लाइट ऑन द सोशल इविल्स लाइक अनस्टेबिलिटी एग्जिस्टेड इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी. तो जितने भी मतलब सोशल इविल्स हमारे सोसाइटी में थे उन सबको उन्होंने रिफ्लेक्ट किया था अपने नॉवेल्स. ठीक है, तो इसलिए उन्होंने लिखी थी अनटचेबिलिटी, अनटचेबल, फूली, ये सब उन्होंने सोशल प्रॉब्लम्स को दिखाया था. ओके, थ्रू हिज नॉवेल्स. नेक्स्ट, हु सेड द पॉइट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन. ये बात किससे कही है कि पॉइट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन. ठीक है, पॉइट एक इंसान है जो कि इंसानों से बातें कर रहा है. टी.एस. इलियट, एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल जॉनसन, विलियम वर्ड्सवर्थ. The right answer is William Wordsworth. William Wordsworth supported the view that the poet should use conventional language in his work. He believed in the spontaneous flow of song. Okay, उन्होंने कही थी the poet is a man speaking to man. Okay, next, the romantic poetry is a revival of. romantic poetry जो एक revival है क्या चीज का? classicism, romanticism, medievalism, humanism. The right answer is classicism. आप सबको पता है रोमांटिक एज के पहले क्लासिसिज्म चल रहा था एज. ओके, एंड इसमें एक फिक्स एक लॉज था, रूल्स थे कि इस हिसाब से आपको लिखनी है, राइटिंग स्टाइल ऐसी होनी होगी. बट रोमांटिक में टोटली डिफरेंट हो गया था. रोमांटिक में उन लोगों ने अपोज किया था और अपनी नेचुरल वे से उन्होंने लिखना शुरू किया था. सो दैट
belong to romantic age. Okay, so answer will be classical. The romantic poetry is a revival of classic poetry. The first romantic period was Elizabethan era. In between the two periods, there were a lot of changes in the society. And in 1798, with the publication of lyrical ballads, the romantic characteristics were revived in the literature. Okay, so in 1798 में lyrical ballads जैसे published हुआ तो romantic age की स्थापना हो गई. Next question. The Dance of Eunuchs has been written by. Dance of Eunuchs किसने लिखी है? Sylvia Plath, Sarojini Naidu, Kamala Das, Nitya Kyle. The right answer is Kamala Das. Kamala Das ने लिखी थी Dance of Eunuchs. Okay. Kamala Das is a poet, novelist and short story writer. She received the Sahitya Academy Award in 1985. ये ईयर आप याद रखिएगा. It's very important. साहित्य अकादमी अवार्ड उन्हें 1985 में मिला था. And she wrote Dance of Eunuchs. Okay. 1985 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था किसको? कमला दास. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. आज का हमारा ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा. हाउ मेनी टाइम्स डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट विन द प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज? उन्हें पुलित्जर प्राइज कितनी बार मिला है? वंस, ट्वाइस, 4, नेवर. राइट आंसर इज 4. उन्हें 4 बार मिला है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट was awarded with the Pulitzer Prize 4 times in 1954, 1931, 1937, 1943. चारों साल आप ध्यान रखिएगा. फर्स्ट टाइम उनको 1924 में मिला था न्यू हैम्पशायर के लिए. ठीक है, इस तरह से चारों बार उनको अलग अलग चीज़ों की मिली थी. तो अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग. तो टोटल 4 टाइम्स मिला है. ठीक है, आज का वीडियो में ये समाप्त करती हूँ. हमारा सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छे से पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते रहिए. थैंक यू. जय हिंद.